अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी का जो तीसरा रूप जो सामने आ रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारा बिहार भी उसमें शामिल है और उसको लेकर के जिस तरह से अभी कई आज से सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन जारी किया गया है, तो अब सबसे ज़्यादा जो शंका बनी हुई है वो दुकानदारों पे है। खास करके कपड़ा, ज्वेलरी और मतलब कि सिर्फ दो लोगों को छोड़ करके, किराना और दवा की दुकानों को छोड़ करके बाकी सारे दुकानदारों में एक भय व्याप्त है कि क्या हम धीरे धीरे, हालांकि अभी 21 जनवरी तक का वक्त दिया है बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने, लेकिन क्या 21 के बाद जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की संख्या बढ़ रही है, तो क्या धीरे धीरे बिहार पूर्ण लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर जा रहा है? इस सवाल को लेकर के हम जो कपड़े के दुकानदार हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या हालात है, क्या उनके मन में चल रहा है, कितना भय है उनके अंदर कि तीसरे लहर की बात हो रही है। और सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया, आज से लागू है कि सुबह आपको रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, और उसके बाद से दुकानें 8 बजे खुलेंगी और 8 बजे बंद हो जाएंगी। 8 बजे आपको दुकान बंद करना है। क्या हम एक बार फिर तीसरी बार पुनः लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अवलन तो जो ये कोरोना महामारी आई है, इससे हम लोग तो भयभीत हैं ही। 2 बार तो हम लोगों ने हम लोग नुकसान में गए, ख़ास करके हम लोग जो कपड़ा व्यवसायी हैं। और जैसा कि आपको उन्होंने बताया गया कि दवा व्यवसायी और किराना के व्यवसायी जो हैं, इनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग की कैपिटल या क्वालिटी जो गर्मी की आइटम है वो जाड़ा में, जाड़ा की आइटम गर्मी में, इससे हम लोग को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैं तमाम सिवान वासियों को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दिया है हम लोग को, उसका हम लोग पालन करें, तो पहली बात। दूसरी बात है कि अभी तक जो गाइडलाइन के बारे में बताया गया है कि रात में कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो चल रहा है, तो वो तो चलेगा। इससे ज़्यादा अगर कुछ होता है, कोरोना के मामलात बढ़ते हैं और फिर गाइडलाइन में डाउन होता है, तो हम लोग को बहुत परेशानी आएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग जाड़े की आइटम को लेकर के अपना कारोबार करने की तैयारी में किए हुए हैं, लेकिन अगर गाइडलाइन बढ़ती है तो हमारा वूलन आइटम बहुत ज़्यादा फंसेगा, जिससे हम लोग बैकफुट पर चले जाएंगे। वैसे पिछले 2 बार जो लॉकडाउन लगा, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन देखें इस बार क्या होता है। और तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन सब लोग करें, बढ़िया से करें। आपने देखा कि अभी जिस दुकानदार से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने पिछले 2 कोरोना काल, जिसको पूरे देश ने झेला है और बहुत कुछ देखा भी है, तो भय का माहौल है वो बना हुआ है। हम बात करेंगे, आप ये बताइए कि पिछले बार जब 2 कोरोना आप लोगों ने झेला है, आपका ये व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ है? खास करके कपड़ा लाइन का जो रेडीमेड गारमेंट्स है, ये कितना प्रभावित हुआ? देखिए, एक्चुअली हम तो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं, लेकिन जो भी हमारा सेल होता था उसका हम 40% से नीचे चले गए। 40% से नीचे हमारा सेल चला गया। और आर्थिक स्थिति ये है कि हमारे जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे स्टाफ हुआ या घर का परिवार हुआ, उन लोगों का खर्चा चलाना तो ज़रूरी ही है। उसमें आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई और भगवान से हम चाहेंगे कि ये कोरोना काल आगे ना बढ़े, यहीं पर रुक जाए।
यही अच्छा, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, भीड़ भाड़ नहीं हो। अब शादी विवाह का भी आ गया है कि आप 50 लोग से ज़्यादा नहीं एक रह सकते हैं शादी विवाह में। 50 लोग से ज़्यादा का अलाउ नहीं है। मॉल को बंद कर दिया गया। बाजार अभी खुला हुआ है, लेकिन नाइट कर्फ्यू अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या माना जाए। कि जब जिस सरकार को व्यवस्था बनानी थी, कोरोना कहीं गया नहीं था, कोरोना बिल्कुल यहीं पे था। लेकिन आप जब देखेंगे तो इसी कोरोना काल में विधानसभा का चुनाव भी हुआ, मुख्यमंत्री जी की कई सभाएं बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री जी भी आए। बंगाल का चुनाव भी कोरोना काल में ही हुआ। और कर्फ्यू लगता है कब? नाइट में। नाइट कर्फ्यू इसका नाम दिया गया है। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या कोरोना रात में घूमता है, दिन में? अभी बाजार में चले जाइए, कई इलाके मिलेंगे आपको। सिवान का मैं बात कर रहा हूं कि कई इलाकों में बड़ी भीड़ होगी, ट्रैफिक जाम होगा, चाहे वो थाना रोड हो या हॉस्पिटल रोड हो। ये 2-3 इलाके हैं जो हमेशा जाम रहते हैं। इसमें कोरोना नहीं होता। रात 10 बजे के बाद से कोरोना महाराज बाहर निकलते हैं और ये सबको, नेताजी लोगों को पता है। शायद इसलिए कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ उसी तरह का यहाँ पे चल रहा है। अब रात में कोरोना का ये नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है? चुनाव तो आपने करवा लिया, पंचायत चुनाव भी हुआ, तो ये समझ में नहीं आता कि नेता आखिर कानून के दायरे में ये कब आएंगे। देखिए, एक्चुअली हम लोग तो जनता हैं, और जनता जो है वो समझ लीजिए कि जितने भी व्यवस्थापक हैं, जितने भी नेतागण हैं, उनके लिए तो पता नहीं उनके लिए कोरोना है कि नहीं। उनको जो भी चीज़ करने की ज़रूरत होती है वो अपने वक्त पे कर लेते हैं। लेकिन अब बिजनेसमैन हो, मार्केट बंद करना हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये बिजनेसमैन के साथ ही देखना पड़ता है। आज भी आप देख लीजिए, जितने बड़े नेता हैं, अभी उत्तर प्रदेश में सभाएँ हो रही हैं, नेता मास्क लगाए हुए हैं, न कोरोना का भय है उनके अंदर। और जिस दिन वो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो कोरोना जो है समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल 15 दिसंबर तक मुखिया का इलेक्शन हुआ और अभी भी उनका वो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, शपथ ग्रहण चल रहा है, ये वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। तो वो जब ख़त्म हो गया तो फिर कोरोना आ गया। समझ में नहीं आ रही है। एक रिक्वेस्ट मैं सिवान के डॉक्टरों से करूँगा कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना का कोई मैटर आता है और दिन में कर्फ्यू लगती है या कुछ होता है तो कृपया करके अपने डिस्पेंसरी में रहें, ताकि कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो बीमार ज़्यादा होते हैं, जैसे किडनी के मरीज़ हैं, उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो जी नहीं पाएंगे। तो इस डायलिसिस से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं वो कृपया करके अपना वो संस्थान को खोल के रखेंगे, ताकि उस मरीज़ को व्यवस्था मिल जाए। क्यों कि कोरोना से मरने वाले की तादाद से ज़्यादा वो लोग ज़्यादा मरते हैं जिनका इलाज पूर्ण रूपेण जो चल रहा है प्रॉपर वे में चलता है और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और उस समय जो है उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो कोरोना काल में अगर 100 मरते हैं तो वैसे 200 मर जाते हैं। इसीलिए मैं डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे सिवान के डॉक्टरों से और सिवान के पूरे बिहार के डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सतर्कता बरतते हुए मरीज को ज़रूर देखें। इसीलिए कि उसके बिना कई मरीज जो है, चूँकि हमने देखा पिछले 2 जो कोरोना काल लगा उसमें हमारे बहुत ऐसे अजीज़ हैं जिनको काफ़ी झेलना पड़ा। उसमें से कुछ को हम लोगों ने मिस भी किया इलाज के सिलसिले में, इलाज की कमी के वजह से। तो मेरा एक इस ATN न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम सिवान के डॉक्टर लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वो अपने डिस्पेंसरी में रहें, डिस्पेंसरी छोड़ के कहीं सिवान से बाहर न जाएं। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि डॉक्टरों से एक अपील। डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि वो धरती पे भगवान के दूसरे रूप हैं और होना भी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर उस कोरोना काल में भी ड्यूटी कर रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर भी संक्रमित हुए थे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी सरकार के से ही पूछना है कि आखिर जब पता था तो फिर आप जैसे अभी चुनाव चल रहा है, हम उसी पे बात कर लेते हैं कि क्या बिना चुनावी रैली के
आप एक आम आदमी हैं, बिना चुनावी रैली के क्या चुनाव नहीं हो सकते हैं? देखिए, एक्चुअली जो हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन जो नेतागण हैं, अगर सही में वो नेता हैं और सही में उन्होंने अपनी जनता की भलाई की है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए उनको जुलूस निकालना और पूरा प्रोसेसन निकालना और सभा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आज भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, निम्न स्तर पर ले लिया जाए, वो लगातार जीतते हैं। क्यों जीतते हैं भाई? वो काम अच्छा करते हैं। लेकिन आज के जितने भी नेतागण हैं वो काम नहीं करते। मैं एक चीज़ इसी में जोर देना चाहता हूँ, चूँकि मैंने डॉक्टर की बात की थी, खुशकिस्मती से मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और दो दो बार और सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि वो सिवान के हैं और दो बार कोरोना काल हुआ। कोई भी व्यवस्थापक, कोई भी, एक्चुअली उनको देखना है मेडिकल लाइन, और मेडिकल लाइन का मतलब हॉस्पिटल। मैं ये कहूँगा कि भाई इस माध्यम एटीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मंगल पांडे जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप पूरे हिंदुस्तान की तो देखभाल करें, लेकिन थोड़े सा अपनापन जब होती है तो सिवान के लोग कहते हैं कि सिवान के हैं तो सिवान का कुछ ज़्यादा भला होगा। हालांकि मैं स्वार्थी होकर बोल रहा हूं, हमको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी स्वार्थ मेरी आ जाती है तो मैं ये कहूँगा कि मंगल पांडे जी कम से कम सिवान जिला के, गोपालगंज जिला के आसपास के जितनी भी जिलाएँ हैं उसके ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के हॉस्पिटल का व्यवस्था इतनी अच्छी करें ताकि उनको लोग अच्छे तरीके से याद करें और आने वाले समय में उनको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करने पर वो कंटिन्यू नेता बनता रहे। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि वही बात तो हम भी कर रहे हैं कि अगर काम आप करते हैं तो किसी रैली की जरूरत नहीं है। और आज कल का सबसे बड़ा जो सरकार का भी कहना है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, तो भीड़ तो रैली में ही सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो उसको रोकना क्या चुनाव आयोग का भी दायित्व नहीं है? चुनाव आयोग इस पर सख्ती क्यों नहीं कर पा रहा? चुनाव आयोग की बात जब आपने किया तो आज पूरे हिंदुस्तान में कोरोना काल में हो रहा है। देखिए, दिल्ली में जो है वीकेंड का बंदी हो गई, कई जगह जो है कई तरह की बंदियां चल रही हैं, कई जगह नाइट कर्फ्यू लग गया, कई जगह कई तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी यूपी आते हैं और वो कॉलम पूरा करते हैं। कॉलम इसलिए पूरा करना मैं कह रहा हूँ कि देख लीजिए आज यूपी में कितनी सभाएं हो रही हैं, बड़ी सभाएं हो रही हैं, कहीं मास्क नहीं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और देखिए आप, वो आते हैं और उनका क्लीन चिट देते हैं कि नहीं, यहाँ कोई कोरोना का मैटर नहीं है, यहाँ इलेक्शन कराया जा सकता है। दुर्भाग्यहीन है हमारे हिंदुस्तान का कि अब इलेक्शन कमीशन अपना काम ऐसा नहीं करे, बाकी विभागें अपनी काम नहीं करें, तो हम लोग क्या करें? हम लोग बहुत अब हम अंतिम सवाल की तरफ चल रहे हैं कि अगर इसके बावजूद अगर किसी की मौत होती है इस तीसरे दौर में, हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका कहना है कि ये जो तीसरा लहर जो है ये बड़ा कमज़ोर है, इसको पोलियो हो गया है शायद, ये बड़ा कमज़ोर है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन अगर इस दरमियान इस पीरियड में किसी की मौत होती है तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, चूंकि एक आप आम आदमी हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, एक्चुअली जब योगी जी की बात आई है तो योगी जी के बारे में सिर्फ योगी जी की बात नहीं है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की भी बात कर रहा हूँ कि अगर इसके बाद भी आपने विधानसभा चुनाव करवा लिया, आपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवा लिया, भीड़ को इकट्ठा करवा दिया, सब कुछ करवा लिया, और इसके बाद अगर किसी की मौत होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो एक लेमैन भी होगा, तो सरासर गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह की बातें जाएंगी कि भाई गवर्नमेंट जो है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहना चाहिए उनको, जो कहते हैं उस पर अमल कराना चाहिए। साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना काल के की लहर बढ़ती है और कुछ जो है गाइडलाइन गवर्नमेंट का ऐसा आता है कि जो दिन में भी कर्फ्यू हो, तो पुलिस प्रशासन कृपया करके जनता के साथ में उतनी सख्ती न करे जितनी सख्ती वो करते हैं। उनकी बात सुने, हो सकता है कि वो बहुत इमरजेंसी में कोई दवा लाने जाते हो तो उनका कोऑपरेट करके वहाँ तक पहुँचाएँ और वो आदमी अपनी दवा लेके अपने मरीज़ का इलाज बढ़िया से कर सके। चलिए, आपने एक बहुत ही दुखती रग को
छेड़ दिया। चूंकि 2 कोरोना काल को हम लोगों ने देखा है और देखा है पुलिसिया अत्याचार को भी। उस समय लोगों का ये भी कहना था कि अंग्रेजी हुकूमत को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस व्यवहार कर रही है अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला दिया था। क्या आपको लगता है कि अगर फिर से लॉकडाउन होगा तो प्रशासन सुधार करेगा अपने आचरण में, कि फिर उसको लगता है कि एक कमाई का जरिया मिल गया? क्या कहें, कमाई का जरिया तो हम नहीं कह सकते आपके माध्यम से, लेकिन बस वही बात फिर दोहराऊंगा कि रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि कृपया करके अपने पूरे प्रदेश की जनता के साथ में अच्छा व्यवहार करें और उसके मजबूरी में साथ देकर उस मरीज के इलाज में और भी उनके जो भी परेशानी आती हैं उसमें वो अपना सहयोग दें, ताकि अगला आदमी जनता जो है खुशी अपना सुकून से रहे और अपना सुकून महसूस करे। चलिए, आपने देखा कि ये दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार हैं, रेडीमेड की दुकान है दरबार सिनेमा इलाके में, साहेब ड्रेसेज, और उसके मालिक हैं। इन लोगों में एक भय व्याप्त है कि अगर लॉकडाउन हुआ तो बाजार जिस तरह से 2 साल से लड़खड़ाया हुआ है, या यूँ कह लें कि छोटे दुकानदार बिल्कुल औंधे मुंह गिरे हुए हैं। कुछ तो जो ऑनलाइन का जो बिजनेस है उसने तोड़ा है बाजार को, और उसके बाद से बाकी रही सही कसर कोरोना ने निकाल दिया है। लेकिन जिस तरीके से आज सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, सरकार को सबसे पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए था कि वो जब कोरोना कहीं गया नहीं था, कोरोना बिल्कुल हम लोगों के साथ था, हम लोगों के बीच था, तो आपने कैसे दे दिया इजाज़त चुनावी सभा करने के लिए? हजारों हजार की भीड़ एक साथ निकलती थी, बिना मास्क के निकलती थी, और वहाँ पे सारे अधिकारी भी मौजूद होते थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं। और आज नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, आज फिर से लॉकडाउन की बात हो रही है। तो जो सबसे कमजोर कड़ी है इस देश का व्यवसायी, वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है कि कहीं फिर से उसे लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन की तरफ न धकेल दिया जाए। और उसके बाद एक भय और भी सता रहा था। ये दुकानदार जो हैं, इन्होंने, चूंकि ये दुकानदार हैं, ये लोग खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन इशारों में इन्होंने जो पुलिसिया तांडव की तरफ इन्होंने जो इशारा किया, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। पुलिस को बिल्कुल अपना पुलिसिंग का काम करे, लेकिन लोगों की मजबूरी को समझे। आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो 500 रुपये जुर्माना हो जाता है, और 500 जैसे दे दिए कोरोना खत्म। वाह भाई, आपके हिसाब से चल रहा है सब कुछ। मैंने इसीलिए कहा था पहले कि अब लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है कि कहीं न कहीं ये अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा वाला सिस्टम चल रहा है, तो इस सिस्टम से निकलना होगा। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।